Subscribe my YouTube channel, Engineers if you subscribe my YouTube channel, Engineers if you have। जय हिंद। इस वीडियो में हम देखेंगे यूपी ट्रिपल एससी जेई 2015 का 80 के आगे के क्वेश्चन। 80 तक हमने पिछले वीडियो में कवर कर लिए थे। अब देखेंगे 81 से 100 तक के इस वीडियो में क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं 81 से। पहला क्वेश्चन कह रहा है इन ऑर्डर टू अवॉइड स्लाइडिंग ऑफ मशीनरी डैम द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द डैम एंड सॉइल शुड बी एट लीस्ट द टोटल वाटर प्रेशर पर मीटर लेंथ। तो यानी कोई मशीनरी डैम है तो इसके ये सॉइल और डैम के बीच में जो फ्रिक्शन फोर्स लगता है, यहाँ पे इस जगह पर जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है वो इसको स्लाइडिंग से बचाने के लिए पर मीट्रिक वाटर प्रेशर के कितना होना चाहिए, तो वो 1.5 गुना होना चाहिए, कम से कम एटलीस्ट 1.5 टाइम होना चाहिए वाटर प्रेशर के फ्रिक्शन फोर्स बिटवीन सॉइल एंड डैम। तो 1.5 ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी 1.5 गुना होना चाहिए सॉइल और डैम के बीच लगने वाला फ्रिक्शन फोर्स, जो कि टोटल वाटर प्रेशर है पर मीट्रिक लेंथ का। अगला प्रश्न देखते हैं। 82 प्रश्न कह रहा है द डायमीटर ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल रिइंफोर्समेंट्स बार ऑफ आरसीसी कॉलम शुड नेवर बी लेस देन। जो आरसीसी कॉलम बनाए जाते हैं उनकी जो मेन बार प्रोवाइड की जाती है उनका मिनिमम जो डाया है वो कितना होना चाहिए, वो 12 mm होना चाहिए। और जो स्क्वायर या रेक्टेंगुलर कॉलम जो प्रोवाइड करते हैं उनमें मिनिमम नंबर ऑफ बार वो कितनी होनी चाहिए, 4 होनी चाहिए। जबकि जो सर्कुलर होती है उसके लिए मिनिमम नंबर ऑफ बार वो होती हैं वो 6 होती हैं, और ऑक्टागोनल के लिए 8 होती हैं। ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 83 क्वेश्चन कह रहा है ए रिइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट बीम कैन है मैक्सिमम एरिया ऑफ टेंशन रिइंफोर्समेंट एज। तो जो आरसीसी बीम के लिए मैक्सिमम एरिया होता है रिइंफोर्समेंट का वो कितना होता है, वो 4% होता है बीम के साइज का या बीम सेक्शन एरिया का। तो यानी 0.04 BD करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 4% होता है एरिया ऑफ कंक्रीट का। तो एरिया ऑफ कंक्रीट कैसे निकालते हैं, बी तो हो जाएगी इफेक्टिव, बी हो जाएगी इसकी ब्रेथ एंड डी हो जाएगी डेप्थ। अगला प्रश्न देखते हैं। ओवरऑल डेप्थ होती है उसके रिस्पेक्ट में निकालते हैं। 84 क्वेश्चन कह रहा था मिनिमम साइज ऑफ वन साइड और डायमीटर ऑफ कॉलम इन रिइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट स्ट्रक्चर टू मेक अर्थक्वेक रेजिस्टेंट शुड नॉट बी लेस देन। तो जब हम कोई कॉलम बनाते हैं उसको अर्थक्वेक रेजिस्टिव बनाने के लिए यानी कि अर्थक्वेक रोधी बनाने के लिए इसकी जो एक भुजा है या एक साइज है या इसका डायमीटर है वो कितने से कम नहीं होना चाहिए। तो वो मिनिमम कितना होना चाहिए, 200 mm होना चाहिए, 200 mm। ऑप्शन नंबर पहला सही आंसर हो जाएगा। क्योंकि ये मान लो कि जो एक ब्रिक साइज होता है, ब्रिक की जो की लेंथ होती है ये 19 सेंटीमीटर, तो यानी 19 सेंटीमीटर के कम नहीं होनी चाहिए, यानी कॉलम की मोटाई से कम नहीं होनी चाहिए किसी भी हालत में। तो ऑप्शन नंबर इसका यही हो जाएगा, यानी 20 सेंटीमीटर या 200 mm। अगला प्रश्न देखते हैं। 85 प्रश्न कह रहा था स्पेसिंग बिटवीन टू सक्सेसिव स्ट्रिप्स इन रिइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट बीम शैल नॉट बी लेस देन। तो जो स्ट्रिप्स प्रोवाइड किए जाते हैं उनके लिए मिनिमम स्पेसिंग है 2 कंटिन्यूस स्ट्रिप्स की, वो किससे कम नहीं होनी चाहिए, तो 100 mm से कम नहीं होनी चाहिए। लेकिन जो मैक्सिमम होती है वो होती है 300 और 0.75D। ये होती है हमारी वर्टिकल स्ट्रिप के लिए, जबकि बेंट अप स्ट्रिप के लिए जो होती है वो होती है 300 और 300 mm और D। ये होती है हमारी बेंट अप स्ट्रिप के लिए। इनमें से जो मिनिमम होगी वो होगी हमारी मैक्सिमम स्पेसिंग। अगला प्रश्न देखते हैं। द कनेक्शन ऑफ ऑर्गेनिक सॉलिड इन वाटर टू बी यूज्ड इन रिइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट कंस्ट्रक्शन शुड नॉट बी मोर देन। तो जब हम कोई ऐसी स्ट्रक्चर बनाते हैं उसमें ऑर्गेनिक सॉलिड की जो मात्रा है पानी में वो कितनी से अधिक नहीं होनी चाहिए, तो वो 200 मिलीग्राम पर लीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई भी कंस्ट्रक्शन है उसके लिए जो हम पानी यूज करते हैं उसमें पानी में जो ऑर्गेनिक मैटर होते हैं, ऑर्गेनिक सॉलिड होते हैं, उनकी मात्रा 200 मिलीग्राम पर लीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 87 कह रहा है अकॉर्डिंग टू व्हिटनी थ्योरी अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इज एज्यूम टू बी। जो अल्टीमेट स्ट्रेन होते हैं कंक्रीट में वो 3% लिए जाते हैं अकॉर्डिंग टू व्हिटनी थ्योरी। इसको हम लिखते हैं 0.003। 88 क्वेश्चन कह रहा है एज पर इंडियन स्टैंडर्ड 456/2000 फार्मूला फॉर कैलकुलेटिंग मॉडुलर रेशियो इज। जो मॉडुलर रेशियो है एम का फार्मूला कितना होता है, वो होता है 280/3 सिग्मा CV। तो 280/3 सिग्मा CV ऑप्शन नंबर पहला ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये m = होता है, एक m = फॉर्मूला और होता है, वो होता है ES/EC इलास्टिक मॉडुलस इन स्टील एंड इलास्टिक मॉडुलस इन कंक्रीट। अगला प्रश्न देखते हैं। 89 क्वेश्चन कह रहा है एज पर इंडियन स्टैंडर्ड 456
2000 थिकनेस ऑफ फ्लैट स्लैब शुड नॉट बी लेस देन। तो भारतीय मानक 456 के अनुसार, IS 456 के अनुसार जो चपटी स्लैब बनाई जाती हैं उनकी मोटाई कितने से कम नहीं होनी चाहिए? तो वो 5 इंच से कम नहीं होनी चाहिए, 12.5 सेंटीमीटर से कम नहीं होनी चाहिए। फ्लैट स्लैब की मिनिमम जो मोटाई है वो कम से कम 5 इंच होनी चाहिए। अगला प्रश्न देख लेते हैं। इन डिजाइन ऑफ सिनेमा हॉल विड्थ ऑफ थ्रेड इज टेकन है। जो विड्थ ऑफ थ्रेड होती है वो कितनी ली जाती है? वो हमारी ली जाती है 25 से 30 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जो राइज होता है वो लिया जाता है 6 इंची यानी 15 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न देखते हैं। 91 क्वेश्चन नंबर कह रहा है ड्यू टू एंड ऑफ सर्कुलेशन ऑफ शेप और डिजाइन ऑफ प्रॉपर्टी इज नॉन है। यानी कि किसी भी संपत्ति की आकृति अथवा डिजाइन आदि के कारण जब अगर चलन समाप्त हो गया है तो वो क्या कहलाता है? तो हमारा कहलाता है अनसर्कुलेशन। अनसर्कुलेशन ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जब वो जो डिस्ट्रेस वैल्यू है वो वह वैल्यू होती है जब किसी स्ट्रक्चर पर क्या है कोई मुकदमा चल रहा होता है, लीगल इशू होता है, कोई केस होता है जिस बिल्डिंग पर, उस बिल्डिंग की जो वैल्यू होती है उसको कहते हैं डिस्ट्रेस वैल्यू, यानी कि कोई जिस पर भी कोई मुकदमा चल रहा होता है। और सैल्वेज वैल्यू वह होती है जब कोई बिल्डिंग है उसका स्ट्रक्चर रहने के लायक तो है, जो अनसर्कुलेशन बिल्डिंग है ये हमारी रहने लायक तो है, लेकिन इसका जो चलन है यानी कि जो उसकी डिजाइन है वो पुरानी हो गई है। लेकिन जो सैल्वेज वैल्यू होती है वो जब हमारी स्ट्रक्चर की लाइफ ही खत्म हो जाती है उस समय खड़ी अवस्था में जो उसकी वैल्यू होती है वो हमारी सैल्वेज वैल्यू कहलाती है। उसके बाद उसमें हम सैल्वेज वैल्यू में हम रहते नहीं है, एक तरह से वो वैल्यू हमारी सैल्वेज वैल्यू कहलाती है। यानी कि उसमें क्रैक इत्यादि आ जाएंगे, यानी कि उसकी स्ट्रक्चर बिल्कुल डैमेज हो चुका है उस टाइम तक। और स्क्रैप वैल्यू वह वैल्यू होती है जब हम स्ट्रक्चर को तोड़कर उसके मार्केट में बेच के उससे प्राप्त स्क्रैप से अगर हम मार्केट में बेचें तो उसमें जो वैल्यू प्राप्त होगी उसको तोड़ने के लिए जो खर्चा हुआ उसको घटा दें तो जो वो हमको कॉस्ट मिलेगी वो हमारी स्क्रैप वैल्यू कहलाती है। अगला प्रश्न देखते हैं। 92 क्वेश्चन नंबर कह रहा है इन बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन फॉर वन टाइम सरचार्ज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर इज एडेड फॉर द कॉस्ट ऑफ परसेंटेज टोटल कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग। यानी इसमें कह रहा है कि इलेक्ट्रिसिटी का जो चार्ज होता है और पानी का जो चार्ज होता है उसका जो चार्ज है वो अप्रोक्सीमेटली कितना लिया जाता है बिल्डिंग के एस्टिमेट करते टाइम? वो 8% लिया जाता है टोटल कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग के। जो भी कॉस्ट आएगी उसमें अगर एस्टिमेट हम देखें तो 8% और जोड़ देंगे कि इतना खर्चा हमको इलेक्ट्रिसिटी में आ जाएगा। वही अगर सीवेज इत्यादि का भी अगर खर्चा जोड़ना हो तो वो भी हमारा अप्रोक्सीमेटली 8% के समथिंग ही होता है। और अगला क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि इन मशीनरी वर्क वाइल डूइंग रेट एनालिसिस वाटर सरचार्ज टेकन है। अगर हम मशीनरी वर्क कर रहे हैं तो उसके लिए जो वाटर सरचार्ज लिया जाता है वो कितना लिया जाता है? वो 1.5 से 2% लिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें दिख रहा है हमको 1.5% करेक्ट आंसर हो जाएगा। जब हम मशीनरी वर्क करते हैं उसके लिए एस्टिमेट किया जाता है तो वो पानी का जो चार्ज है वो कितना लिया जाता है? जो पानी की मात्रा वो टोटल कॉस्ट का 1.5% ली जाती है। अगला प्रश्न कह रहा है इफ द फोर बियरिंग ऑफ ए लाइन इज 35 डिग्री एंड दैट ऑफ लाइन BC 15 डिग्री देन द इंक्लूड एंगल बिटवीन द लाइन एज। तो हमको क्या दे रखी है? बैक बियरिंग फोर बियरिंग दे रखी है कितनी? 35 एंड 15। कोई भी लाइन है उसकी फोर बियरिंग कितनी दे रखी है? 35। ये मान लो 35 डिग्री दे रखी है। ये है लाइन कोई AB और ये कह रहा है कि यहाँ से कोई BC लाइन है उसकी जो बियरिंग है वो है 15। ये कोई BC लाइन है तो इंक्लूडेड एंगल कितना होगा? तो ये जो इंक्लूडिंग एंगल है वो हमारा कितना बनेगा? तो ये टोटल जो यहाँ से कितना था? ये था 35, तो ये बचा कितना? 20 डिग्री। यानी कि अगर ये इसको मान लें हम C' तो C और B और C' का जो एंगल बचेगा 20 डिग्री बचेगा। तो जो टोटल एंगल आ जाएगा वो हमारा 180 माइनस के 20 डिग्री तो बराबर आ जाएगा 160 डिग्री। ऑप्शन नंबर इसका कौन सा है देख लेते हैं। 160 जो है वो ऑप्शन नंबर C करेक्ट आंसर हो जाएगा 160 डिग्री। 95 क्वेश्चन कह रहा है एज अप्लाइड टू स्टाफ रीडिंग द करेक्शन फॉर कर्वेचर एंड रिफ्लेक्शन आज रिस्पेक्टिवली। तो जब हम स्टाफ रीडिंग का करेक्शन करते हैं कर्वेचर और रिफ्लेक्शन के कारण जो करेक्शन होता है वो कितना दिया जाता है? जो कर्वेचर के कारण जो करेक्शन होता है वो नेगेटिव होता है, जब जो रिफ्लेक्शन के कारण जो करेक्शन होता है वो पॉजिटिव होता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 96 क्वेश्चन कह रहा है सुटेबल कंटूर इंटरवल फॉर मैप विद स्केल 1000। किसी नक्शे पर 1:10,000 के पैमाने पर समोच्च रेखा अंतराल कितना होगा? वो 2 मीटर होगा। 97 क्वेश्चन कह रहा है लीस्ट काउंट ऑफ प्रिज्मेटिक कंपास है। जो प्रिज्मेटिक कंपास होता है उसका जो लीस्ट काउंट है वो 30 डिग्री होता है। C ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 98 क्वेश्चन कह रहा है मिनिमम एंगल बिटवीन एक्सेस ऑफ वियर एंड कैनल हेड रेगुलेटर इज। जो कैनल हेड होता है उसके और वियर के एक्सेस का जो एंगल होता है वो कितना होता है? जो कैनल हेड है वो कैनल के पानी के हेड को इंक्रीज करने के लिए बनाया जाता है और जो वियर है वो रिवर के लेवल को बढ़ाने के लिए बनाया जाता है। तो इनका जो एंगल है
वो आपस में 90 डिग्री का बनाता है। तो ये जो एंगल बनाएगा ये हो गया कैनल हेड, ये वियर। तो इनका जो एंगल है ये कैनल हेड है, इसकी जो इस लाइन जाएगी कुछ ऐसी जाएगी एक्सिस, और जो वियर है इसकी एक्सिस ऐसी जाएगी। तो इनका जो इंक्लूडेड एंगल है वो हमारा 90 डिग्री बन जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका दूसरा जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। 99 क्वेश्चन कह रहा है कि ए कैनाल कंस्ट्रक्टेड नॉर्मल टू कंटूर लाइन ऑफ एरिया इज कॉल्ड। जब कोई कैनाल समोच्च रेखा पर बनाई जाती है तो उसको क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है साइड स्लोप कैनाल, क्योंकि ये सिर्फ एक साइड के क्षेत्र को इरिगेट कर पाती है, सिर्फ एक साइड की सिंचाई कर पाती है, इसलिए इसको साइड स्लोप कैनाल कहते हैं। 100 एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, हाइड्रोसाइंस या हाइड्रोलॉजी साइकिल इज डिनोटेड बाय इक्वेशन। जो हाइड्रोलॉजी इक्वेशन होती है वो होती है P = E+R। ऑप्शन नंबर इसका पहला ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें P जो है उसका मतलब हो जाएगा प्रेसिपिटेशन, E का मतलब इवेपोरेशन एंड R का मतलब रन ऑफ हो जाएगा। इसी के साथ ये हमारा वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक कीजिएगा एंड कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और इसको मैक्सिमम शेयर कीजिएगा। व्हाट्सएप, इंस्टा, फेसबुक, कहीं पर भी, ट्विटर इत्यादि पर इसको मैक्सिमम शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।